गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बिलियन में अगला टॉपिक परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। ये परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक बिलियन का एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब अणुसंख्य गुणधर्म है। अब इसमें देखते हैं परासरण क्या होता है। पहले तो देखते हैं परासरण क्या होता है, फिर इसमें परासरण दाब पर बात किया जाएगा। पिछले जो लेक्चर है उसमें हम लोग परासरण की क्रिया पढ़ चुके थे कि अगर अर्धपारगम झिल्ली लगी हो बीच में और एक तरफ विलयन हो और एक तरफ विलायक हो, तो विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर होता है, यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। या ऐसे भी हम लोग देखे थे कि एक तरफ अगर तनु विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है, तो विलायक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है अर्धपारगम झिल्ली से होकर के, तो ये भी प्रक्रिया परासरण कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, यानी परासरण दाब की। तो हम तो पहले ही क्लियर कर चुके, परासरण दाब जो होता है यह एक विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम झिल्ली, जिसको इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर थोड़ा चर्चा हो जाए, उसके बाद हम लोग तब पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसी मेम्ब्रेन है या ऐसी झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जो सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। जैसे हम लोग की स्किन, त्वचा ही है, ये भी एक अर्धपारगम झिल्ली है। तो इसमें भी जब स्वेटिंग होता है यानी पसीना होता है, तो देखते हैं पसीने अंदर से बाहर आते हैं। तो पसीना अंदर से बाहर आता है, तो इसका मतलब स्किन भी जो है क्या है, अर्धपारगम झिल्ली का काम। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली का भी पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, किशमिश यानी रेजिन जो होता है उसका सबसे ऊपरी परत, रेजिन यानी इस किशमिश का सबसे ऊपरी बाह्य परत जो होती है ये भी अर्धपारगम झिल्ली होती है। या और जो है हम लोग अंगूर की बात किए थे, अंगूर में यानी ग्रेप में सबसे ऊपर की झिल्ली वो भी अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली की एक खासियत होती है कि वह केवल विलायक को ही जो है अलाउ करती है अंदर बाहर जाने के लिए, और सबके लिए वो परमिएबल नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें से सॉल्वेंट तो जा सकता है अंदर बाहर, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं यानी विलेय के जो कण होते हैं उनका चूंकि आकार जो है बड़ा होता है, तो आकार बड़ा होने से जो है अर्धपारगम झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो विलायक है, सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट विलायक के जो आकार विलायक का होता है वो काफी छोटा होता है, तो उसके लिए वो अलाउ रहता है कि वो जो है विलायक के कण जो है अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन विलेय के लिए नहीं, चूंकि विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो समझ गए कि अंगूर के ऊपरी जो छिलका होता है वो जो है अर्धपारगम झिल्ली होती है, या किशमिश का सबसे ऊपरी परत वो भी अर्धपारगम झिल्ली होती है। या हम लोग जो है एक यानी अंडे को देखते हैं, तो एक का ऊपरी छिलका अगर हटा दिया जाए, अंडा मान लो है, तो अंडे का सबसे ऊपरी भाग को हटा दिया जाए तो उसके नीचे भी एक झिल्ली पाई जाती है, वो भी अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो वो भी अर्धपारगम झिल्ली होती है, वो भी जो है क्या करती है, अर्धपारगम झिल्ली का यही खासियत होता है कि वो विलायक को यानी सॉल्वेंट को अंदर बाहर जाने से देती है। तो हम लोग अब तो समझ गए हैं कि विलायक क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को यानी सॉल्वेंट के कणों को अलाउ करती है आने जाने के लिए, लेकिन विलेय के कणों को यानी सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं आने देती, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब क्या होता है, क्योंकि अब हम लोग अर्धपारगम झिल्ली को समझ लिए हैं कि अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली है जो विलायक के कणों को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने देती है, लेकिन विलेय यानी सॉल्यूट के कणों को नहीं जाने देती है, क्योंकि सॉल्यूट के कणों का आकार जो है वो बड़ा होता है विलायक के कणों की तुलना में। तो अब अगर हम एक तरफ जो है बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दें और एक तरफ विलयन को भर दें और एक तरफ विलायक को भर दें, इधर विलायक को भर दिए हैं और इधर विलयन को भर दिए हैं, और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दें, तो जानते ही हैं कि विलयन जो होता है, विलयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और विलायक का कम होता है। तो फिर वही होगा कि विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होने लगेगा, विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होने लगेगा। मतलब क्या हुआ
कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होने लगेगी। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ऑस्मोसिस होने लगेगी, लेकिन उस पिस्टन यहाँ लगा होता है, पिस्टन से इतना विलयन के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होने न पाए। और वही जो एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाह्य दाब जो हम पिस्टन से लगाते हैं वह किस लिए लगाते हैं कि विलायक का प्रवाह विलयन की ओर रोकने के लिए। और यही दाब जो होता है किसी विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब वह बाह्य दाब होता है, वह एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो क्या करता है, परासरण की क्रिया यानी ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकता है, ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकता है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ विलयन है और एक तरफ विलायक है, तो ऑस्मोसिस में विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होता ही है, बीच में अर्धपारगम झिल्ली भी लगी है। अगर बीच में अर्धपारगम झिल्ली हो और एक तरफ विलायक हो और एक तरफ विलयन हो तो ऑस्मोसिस की क्रिया यानी परासरण की क्रिया होगी। लेकिन हमको पिस्टन से इतना बाह्य दाब डालना, एक्सटर्नल प्रेशर विलयन के ऊपर इतना डालना है कि विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होने न पाए। यानी कुल मिला जुला के बात ये हो गई कि परासरण की क्रिया यानी ऑस्मोसिस की क्रिया रोकने के लिए जो बाह्य दाब हम विलयन पर डालते हैं वही दाब किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब कहलाता है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। किसी विलयन का परासरण दाब वह न्यूनतम बाह्य दाब है। किसी विलयन का, किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब वह न्यूनतम बाह्य दाब है जो उस विलयन पर लगाने से, विलयन पर लगाने से विलयन तथा विलायक के अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी, विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रहने पर भी, पृथक रहने के बाद भी परासरण की क्रिया को नहीं होने देता। यानी परासरण दाब वह बाह्य दाब है जो विलयन और विलायक के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होने के बावजूद भी परासरण की क्रिया को रोक देता है। वही बाह्य दाब जो होता है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब परासरण दाब को हम लोग P या पाई से डिनोट करते हैं। P या पाई, P से भी डिनोट करते हैं और पाई से भी डिनोट किया जा सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग P या पाई से, तो यहाँ लिखा हुआ परासरण दाब को P या पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग फिर एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या है कि परासरण दाब वह बाह्य दाब है, परासरण दाब किसी विलयन पर लगने वाला वह बाह्य दाब है या वह न्यूनतम बाह्य दाब है जो किसी विलयन और विलायक के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली होने के बावजूद भी परासरण की क्रिया को रोक देता है। वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को हम लोग डिनोट करते हैं P से या पाई से प्रदर्शित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। हाँ, अगर आप जो है परासरण की प्रक्रिया समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें परासरण बढ़िया से समझाया गया है, अच्छी तरह से उसमें परासरण भी पढ़ाया गया है और जो है विसरण भी पढ़ाया गया है, अंतः परासरण भी पढ़ाया गया और बाह्य परासरण भी पढ़ाया गया। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ देखते हैं परासरण दाब के बारे में समझे, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे परासरण दाब के नियम। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे परासरण दाब का नियम क्या है, कौन कौन से नियम है, और फिर जो है उस पर नियम को देखेंगे। नियम देखने के बाद उससे रिलेटेड हम लोग जो परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। और आप जो है अगर इसी तरह रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर रेगुलर वीडियो आपको प्राप्त होते रहे।